स्वागत। आज हम झारखंड के एक ऐसे जिले की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का एक संगम है। बिल्कुल। हमारे सामने गुमला जिले पर एक विस्तृत अध्ययन है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसमें नागवंशी राजाओं के गौरव की, टाना भक्तों के संघर्ष की और परमवीर अल्बर्ट एक्का के बलिदान की कहानियां हैं। सही कहा। इस चर्चा का मकसद गुमला की इस बहुस्तरीय पहचान को ही उजागर करना है। हम परत दर परत तथ्यों को देखेंगे और उनके पीछे के महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। ये जिला बना कब और इसका नाम गुमला कैसे पड़ा? मुझे ये गोमेला वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी, मतलब गायों का मेला। हाँ, लेकिन सिर्फ गायों का नहीं। सोचिए, एक जमाने में ये जगह छोटा नागपुर का सबसे बड़ा मवेशी बाजार हुआ करती थी। अच्छा। दूर दूर से लोग अपने जानवर लेकर आते थे। ये एक तरह का ट्रेडिंग हब था, जहां पैसा नहीं, सामान के बदले सामान, मतलब बार्टर सिस्टम चलता था। और उसी गौ मेला से बिगड़कर इसका नाम गुमला पड़ गया। और जहां तक इसके बनने की बात है, तो इसे 18 मई 1983 में रांची से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। 1983 में? और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है ना? जी, क्षेत्रफल इसका लगभग 5327 वर्ग किलोमीटर है। जी, पश्चिमी सिंहभूम के बाद। इसकी भौगोलिक बनावट भी मतलब बहुत ही अनोखी है। गुमला पाट प्रदेश का हिस्सा है। पाट प्रदेश, ये क्या होता है? आप कल्पना कीजिए कि किसी ने पहाड़ों की चोटियों को ऊपर से काटकर एकदम फ्लैट, एक टेबल जैसा बना दिया हो। भूगोल में इन्हें मेसा कहते हैं। अच्छा। ये ऊंची सपाट जमीन बाहरी हमलावरों के लिए कुदरती दीवार का काम करती थी। अंदर आना जाना आसान नहीं था, तो एक तरह से गुमला को प्रकृति से ही एक किले जैसी सुरक्षा मिली हुई थी। वाह। तो इस भौगोलिक बनावट ने इसके इतिहास को भी एक आकार दिया होगा, एक तरह की प्राकृतिक घेराबंदी। बिल्कुल। और इन्हीं पहाड़ों और जंगलों के बीच से यहाँ की दो मुख्य नदियां बहती हैं, दक्षिणी कोयल और शंख। लेकिन शंख नदी से जुड़ी एक बात पढ़कर तो मैं हैरान रह गया। मतलब नदी की रेत में हीरे, ये तो कहानियों वाली बात लगती है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। तो जो कि जहांगीरी जैसे मुगल दस्तावेजों में इसका बाकायदा जिक्र मिलता है। अरे वाह। और यही वो खजाना था जिसने मुगलों का ध्यान इस तरफ खींचा और इस पूरे इलाके का नाम ही हीरा नागपुर पड़ गया। तो मतलब ये हीरे ही इस इलाके के लिए वरदान भी बने और कह सकते हैं एक तरह से अभिशाप भी। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। इसी हीरे की वजह से नागवंशी राजा दुर्जनशाल को मुगल बादशाह जहांगीर ने 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। 12 साल? जी। जब राजा ने असली और नकली हीरों की पहचान करके अपनी काबिलियत साबित की, तब जाकर उन्हें रिहा किया गया। तो एक नदी ने यहाँ का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। कमाल है। तो इस हीरे और जंगलों की दौलत पर शासन कैसे होता था? मतलब आज की तारीख में वहां का प्रशासनिक ढांचा कैसा है? आज गुमला में 3 सब डिवीजन यानी अनुमंडल हैं और 12 ब्लॉक हैं। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ की तीनों विधानसभा सीटें गुमला, सिसई और बिशुनपुर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। तीनों की तीनों सीटें एसटी आरक्षित हैं। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है? सिद्धांत रूप में तो यही होना चाहिए कि ये जनजातीय मुद्दे जैसे जंगल और जमीन के अधिकार हमेशा प्राथमिकता में रहें, और काफी हद तक होता भी है। अच्छा। स्थानीय नेतृत्व सीधे तौर पर समुदाय से आता है, पर इसमें भी अपनी जटिलताएं हैं। लेकिन ये आरक्षण कम से कम ये सुनिश्चित करता है कि बातचीत की मेज पर हमेशा स्थानीय आवाज मौजूद रहे। और यहाँ की आबादी का आंकड़ा भी कुछ कहता है। आधारित है। स्लाइड का शीर्षक है जनसांख्यिकी, खुलापन और लैंगिक समानता। पहला बॉक्स बताता है 10.25 लाख कुल जनसंख्या। तो ये जिले की कुल आबादी हुई। जी। दूसरा बॉक्स है 993 1000 लिंगानुपात, और ये राज्य और राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हाँ, तो मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 993 महिलाएं। ये तो एक अच्छा आंकड़ा है। बहुत अच्छा। तीसरा बॉक्स है 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। खुलापन और कम भीड़भाड़, ये जनसंख्या घनत्व को दिखाता है, मतलब यहाँ भीड़भाड़ कम है। और चौथा बॉक्स है साक्षरता दर पर 65.73% साक्षरता दर। तो ये जिले में पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत है। चलिए अब सामाजिक ताने बाने पर आते हैं। इस स्लाइड में हम गुमला के सामाजिक ताने बाने को देख रहे हैं।
और यहाँ की आबादी में लगभग 69% हिस्सा जनजाति समुदायों का है, उरांव, मुंडा, खड़िया। लेकिन एक समुदाय का जिक्र है जिस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है, असुर जनजाति। ये कौन है? असुर जनजाति एक विशेष पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजी है और ये कहानी का सबसे मार्मिक पहलू है। ऐसा क्यों? दस्तावेज बताता है कि ये लोग प्राचीन काल में लोहा गलाने की कला के माहिर थे। वो जमीन से कच्चा लोहा निकालकर उसे अपनी पारंपरिक भट्टियों में पिघलाकर औजार और हथियार बनाते थे। मतलब अपने समय के मेटलर्जिस्ट या इंजीनियर थे वो? बिल्कुल। लेकिन सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसके पास इतना पुराना और विशेष ज्ञान था, वो आज पिछड़ा हुआ क्यों है? यही तो सवाल है। क्या हुआ उनके साथ? उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उस हुनर से बंधी थी जिसे औद्योगिक क्रांति ने रातों रात लगभग बेकार कर दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के सामने उनकी पारंपरिक भट्टियां टिक नहीं सकीं। ये विकास की दौड़ में एक विशेषज्ञ समुदाय के पीछे छूट जाने का एक क्लासिक उदाहरण है। ये तो सचमुच उस विकास पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिसकी हम बात करते हैं। चलिए इसी ऐतिहासिक धागे को आगे बढ़ाते हैं। राजा दुर्जनशाल की हमने बात की। दस्तावेज कहता है कि कैद से लौटने के बाद उन्होंने एक शानदार किला बनवाया, नवरत्नगढ़। हाँ, और ये कोई मामूली किला नहीं है। इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। ये उस नागवंशी साम्राज्य के स्वर्ण युग का प्रतीक है। झारखंड का हम्पी? जी, ये 5 मंजिला महल उस दौर की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल है। और सिर्फ किले ही नहीं, यहाँ युद्ध के मैदान भी हैं जिन्हें आज तक याद किया जाता है। कुराम्बे नाम की एक जगह है जिसे झारखंड की हल्दी घाटी कहते हैं। ये नाम ही उस जगह की अहमियत बता देता है। यहाँ नागवंशियों और रक्सेल राजाओं के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध की याद में वहां आज भी वासुदेव राय का मंदिर है। ये जगहें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये लोगों की यादों और इतिहास का जीता जागता हिस्सा है। सही बात है। और इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, लोगों का भी होता है। यहाँ टाना भगत आंदोलन का जिक्र है जो 1914 में जात्रा भगत ने शुरू किया था। और ये आंदोलन बहुत अनोखा था। इसकी शुरुआत एक सामाजिक और धार्मिक सुधार के तौर पर हुई थी। एक ईश्वरवाद पर जोर देना, अंधविश्वास और शराब जैसी बुराइयों को छोड़ना। अच्छा। लेकिन जब इन लोगों की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो इस आंदोलन ने एक राजनैतिक रूप ले लिया। मतलब ये गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से जुड़ गए? बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों को लगान यानी टैक्स देने से साफ मना कर दिया। और उनकी प्रतिबद्धता देखिए कि आज 100 साल बाद भी टाना भगत खादी पहनते हैं और उसी सादगी और अहिंसक तरीके से अपना जीवन जीते हैं। वाह, एक तरफ ऐसा अटूट आंदोलन और दूसरी तरफ ऐसी ही अटूट आस्था भी है। अंजन धाम, जिसे भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शायद भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान हनुमान की पूजा बाल रूप में अपनी मां अंजनी की गोद में बैठे हुए होती है। ये एक बहुत ही अलग और सुंदर कल्पना है ना? और एक और जगह है जो हैरान कर देती है, टांगीनाथ धाम। यहाँ भगवान परशुराम का फरसा या कहिए त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ है और रहस्य ये है कि यह हजारों साल से खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक दाग नहीं लगा। ये उन जगहों में से है जहां तर्क और विज्ञान थोड़ा ठहर जाते हैं। प्राचीन धातु विज्ञान का ऐसा उदाहरण मिलना लगभग नामुमकिन है। ये आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। प्रकृति पर वापस लौटें तो यहाँ सदनी जैसा झरना भी है जो सांप की तरह बल खाता हुआ नीचे गिरता है, और पालकोट वन्यजीव अभयारण्य भी है। लेकिन अब जरा यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि वहां भी एक दिलचस्प मोड़ दिखाई देता है। बिल्कुल। यहाँ अर्थव्यवस्था के 2 बिल्कुल अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ बिशुनपुर और घाघरा के पाट क्षेत्र हैं जो बॉक्साइट के भंडार से भरे हैं। इसे बॉक्साइट नगरी भी कहते हैं। ये तो हुआ खनन आधारित विकास। और दूसरा चेहरा है खेती का। गुमला अब झारखंड की मिलेट राजधानी के तौर पर उभर रहा है, जहां रागी यानी मड़ुआ का जबरदस्त उत्पादन हो रहा है। और तो और एक जिला एक उत्पाद योजना में यहां से हरी मिर्च को चुना गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। एक तरफ खदानें हैं और दूसरी तरफ खेत। ये उसी विकास बनाम विरासत की बहस को और गहरा करता है। सही पकड़ा आपने। यही गुमला का आज का सच है। खदानों से तत्काल मुनाफा मिलता है, लेकिन उसकी एक पर्यावरणीय कीमत होती है। वहीं मिलेट जैसी पारंपरिक खेती टिकाऊ है। और इसी दौराहे पर उसे नई पहचान भी मिल रही है। उसे खेल की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी, फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी निकलते हैं यहाँ से। और उपलब्धियों की बात करें तो 2023 में
समग्र विकास के लिए इसे आकांक्षी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला। नए हाईवे बन रहे हैं। और यहीं आकर सारी बातें एक जगह मिल जाती हैं। एक तरफ पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार, हाईवे, और दूसरी तरफ असुर जनजाति का संघर्ष, टाना भक्तों की सादगी और टांगीमात का जंग रहित त्रिशूल। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या गुमला अपनी आत्मा को, अपनी इस अनूठी विरासत को बचाते हुए विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ सकता है? क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक छोटे से प्रश्नोत्तरी सत्र से परखते हैं। हमारे पास 10 सवाल हैं। मैं सवाल और विकल्प पढ़ूंगा और फिर हम सही जवाब जानेंगे। तैयार हैं? ये बिल्कुल। ठीक है। पहला प्रश्न, गुमला जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? क 18 मई 1981, ख 18 मई 1983, ग 15 नवंबर 2000 या घ 1 अप्रैल 1991। इसका सही उत्तर है ख 18 मई 1983। बिल्कुल सही। प्रश्न 2, झारखंड के किस ऐतिहासिक किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है? क नवरत्नगढ़ का किला, ख पलामू का किला, ग रातू का किला या घ बादम का किला? ये तो हमने अभी बात की। सही उत्तर है क नवरत्नगढ़ का किला। हाँ। प्रश्न 3, गुमला स्थित किस स्थान को झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं क पालकोट, ख बसिया, ग कोराम्बे, घ सिसई। इसका सही उत्तर है ग कोराम्बे, जहां नागवंशी और रक्सल राजाओं का युद्ध हुआ था। एकदम सही। अगला सवाल, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गुमला की किस नदी से प्राचीन काल में हीरे प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है? क दक्षिणी कोयल नदी, ख शंख नदी, ग उत्तरी कोयल नदी या घ स्वर्ण रेखा नदी? ये शंख नदी है, यानी विकल्प ख। इसी से हीरा नागपुर नाम पड़ा था। बहुत बढ़िया। प्रश्न 5, जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत गुमला में किस वर्ष हुई थी? क 1914 ईस्वी, ख 1920 ईस्वी, ग 1857 ईस्वी या घ 1900 ईस्वी? सही जवाब है क 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न 6, गुमला स्थित अंजन धाम को किस देवता का जन्म स्थान माना जाता है? क भगवान राम, ख भगवान परशुराम, ग भगवान कृष्ण या घ भगवान हनुमान? यह भगवान हनुमान का जन्म स्थान है, उत्तर घ, जहां वो बाल रूप में है। जी। प्रश्न 7, परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का के सम्मान में गुमला के किस प्रखंड का नाम बदलकर एल्बर्ट एक्का प्रखंड किया गया है? क चैनपुर, ख जारी, ग डुमरी या घ रायडी? यह प्रखंड है ख जारी। ठीक है। प्रश्न 8, गुमला जिले में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क 1985, ख 1995, ग 1990 या घ 2001? इसकी स्थापना हुई थी घ 1990 में। बहुत अच्छे। बस 2 सवाल और। प्रश्न 9, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गुमला जिले के लिए किस फसल का चयन किया गया है? क हरी मिर्च, ख महुआ, ग रागी या घ टमाटर? इसका ODOP उत्पाद है क हरी मिर्च। और अंतिम प्रश्न 10, वर्ष 2023 में गुमला जिले को किस श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क डिजिटल इंडिया पहल, ख स्वच्छ भारत अभियान, ग जनजाति कल्याण या घ आकांक्षी जिला यानी समग्र विकास? सही उत्तर है घ आकांक्षी जिला समग्र विकास। तो ये थी गुमला की एक झलक, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन रहस्य, अटूट आस्था, वीर गाथाएं और विकास की आकांक्षाएं एक साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। शंख नदी के हीरों से लेकर हॉकी के मैदान के हीरों तक गुमला की कहानी सचमुच अनोखी है। बिल्कुल। और हम उसी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं जो इस दस्तावेज के अंत में भी है। गुमला आज एक अनूठे मोड़ पर खड़ा है। एक अंतिम विचार सोचने के लिए ये है, किसी स्थान की प्रगति का असली पैमाना क्या है? क्या ये पुरस्कारों और राजमार्गों में है या अपनी जड़ों और सबसे कमजोर समुदायों को संरक्षित करने की क्षमता में? ये बहुत गहरा सवाल है। गुमला का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। विकास और विरासत के बीच संतुलन ही
इसकी असली राह तय करेगा।